ओके। मैं अश्विनी कुमावत, सीनियर फैकल्टी हिस्ट्री इन बीसीआई एकेडमी। मैं बीसीआई एकेडमी के ऑनलाइन ऑफलाइन लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कल एसआई के एग्जाम होने जा रही है, उसके लिए एसआई के एग्जाम में राजस्थान कला संस्कृति इतिहास का बहुत बड़ा वेटेज रहता है। तो आज हम उसी की क्लास लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन 50 रहेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं ऑप्शनों के माध्यम से। तो हम आज इस क्लास को देखने जा रहे हैं। जैसा कि बच्चों एसआई के बच्चे सुन रहे होंगे, मुझे आपको पता है अभी ताजा करंट न्यूज आई है कि 2021 की एसआई भर्ती को भी रद्द कर दिया गया है। वो बच्चे भी पुनः से एग्जाम देंगे और इतनी सख्ताई कर दी गई है कि जो भी नकल करता हुआ टीचिंग करता हुआ पाया गया, कोई भी धोखाधड़ी में पाया गया, उसको पकड़ाने वाले को 1 लाख की इनाम रखी गई है। बिल्कुल स्टिक एग्जाम है अब की बार। तो आप सब कुछ निश्चिंत रहिए, आपके साथ न्याय होगा। चलो इसी विस्तार से इस खुशखबरी के साथ, सभी बच्चों के लिए ये खुशखबरी है, इसी खुशखबरी के साथ हम हमारी क्लास शुरू करते हैं श्री गणेश का नाम लेके। ओके, आइए देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, तेजाजी महाराज के नाम। आपको पता है तेजाजी हमारे लोक देवता हैं। देखिए भारत में, पूरे ऑल भारत की बात हो रही है। तेजाजी छोटे मोटे लोक देवता नहीं है, पूरे भारत में पूजे जाते हैं। भारत में किसी भी स्थल पर तेजाजी के मंदिर का निर्माण के उपरांत जागती ज्योत किस तीर्थ स्थल से लाई जाती है? आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हो। जहां कहीं भी तेजाजी के नए मंदिर का निर्माण किया जाता है तो उस मंदिर में तेजाजी की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए जो हमारी कल्चर का नियम है, उस कल्चर के नियम के अनुसार जो तेजाजी का मुख्य स्थल है वहां से जागती हुई जलती हुई ज्योत लाई जाती है और जो नया मंदिर का निर्माण किया गया है उस वहां पर लाकर उस वाली ज्योत में मिलाई जाती है। तो वह जो तेजाजी का मुख्य स्थल है जहां से ज्योत लाई जाती है, वो स्थल कौन सा है? तो वो स्थल है सुरसुरा, जो कि जहां तेजाजी की समाधि बनी हुई है, यहां से तेजाजी की जलती हुई ज्योत लाई जाती है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेना, ये आरपीएससी का ट्रेंड में अभी ताजा ही चल रहा है। ये फर्स्ट ग्रेड ईओआरओ जैसी बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछ लिया गया है। उससे आगे वाले ऑप्शनों में हम आते हैं खड़नाल नागौर, जो कि तेजाजी की जन्म स्थली है। खड़नाल नागौर में तेजाजी का जन्म हुआ था। पनेर तेजाजी का ससुराल है। ठीक है, इसी श्रेणी में कोल्लू का भी तेजाजी लोक देवताओं से संबंधित स्थान है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं समय ना खराब करते हुए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गीत पुत्री की विदाई के समय गाया जाता है? अब सभी बच्चों को पता होगा विदाई तो पुत्री की होती है, पुत्र की तो होती नहीं है। देखिए इसी श्रेणी में पुत्री की विदाई पर गाए जाने वाला गीत है आंबो आंबो मोरियो। इस गीत को पूरा नाम दिया गया है आंबो मोरियो। ये जब पुत्री की विदाई होती है उस समय ये गीत गाया जाता है। पुत्री की विदाई से संबंधित और भी गीत है, ओल्यू ओल्यू, दुपट्टा, जो कि दुल्हन की सहेलियों के द्वारा गाया जाता है। इसी श्रेणी में हम हमारा ये भी लोकगीत है लस्कारिया। लस्कारिया ये भील जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं। बिणजारा ये बिणजारा जनजाति के द्वारा गाया जाता है। हालांकि वो बात अलग है कि अब डीजे पे चल रहा है और हम सभी गाते हैं इसको। कुकड़लू, ओनली कुकड़लू है ये, सॉरी मिस थोड़ा प्रिंट ज्यादा हो गया। कुकड़लू, कुकड़लू यह वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। जितनी बार वेरी वेरी लगाए उतना ही कम है। कुकड़लू गीत, यह कुकड़लू गीत विवाह से संबंधित गीत है। यह गीत झेला मेला की आरती, यह गीत झेला मेला की आरती के समय गाया जाता है। झेला मेला की आरती कब की जाती है? जब दूल्हा तोरण मारने के लिए दुल्हन के घर आता है, तोरण मारते समय ये गीत गाया जाता है। जिस समय आपको सबको पता है, आप सभी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान कल्चर में जब बारात आती है तो दूल्हा दुल्हन के दरवाजे पर खड़ा होकर तोरण
मारता है। उस तोरण मारते समय उसकी जो सास वगैरह होती है वो झेला मेला की उसकी जो आरती करती है उस आरती को क्या बोलते हैं? झेला मेला की आरती। और दुल्हन की सास तो अपने जवाई की आरती कर रही होती है, लेकिन उसके सास के साथ भी अन्य महिलाएं होती है, वो महिला भी कुछ बोल रही होती है, कुछ गा रही होती है, तो वो जो गीत गाती है उस गीत को क्या बोलते हैं? कुकड़। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट गीत है हमारा सूची फर्स्ट और सूची, ये मिलान का है। देखिए अब मिलान वाले क्वेश्चन में इसमें एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन पूछ रही है। ये कूट से संबंधित होते हैं, इनमें कूट मिलाना पड़ता है। और आपको पता है कि आरपीएससी का ट्रेंड बदल गया है, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछती है, वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछने लग गई। तो ध्यान से, कई बार तो हमारा उत्तर सही होते हुए भी हम मिलान में गलती कर देते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है, आराम से ढंग से पढ़ना है। पर क्वेश्चन की आपको पर मिनट दी जाती है। देखिए धार्मिक गीत यानी कि धर्म से संबंधित गीत हमारे देवी देवताओं से, तो धार्मिक गीत कौन सा है? यहाँ पर आएगा बदली गीत। बदली, बदली तो बादल बारिश से संबंधित है। धमाल गीत, धमाल ये गीत होली के अवसर पर गाया जाता है, मतलब वो धमाल डफली बजाते हुए गाते हैं, वो धमाल गीत होली के अवसर पर गाया जाता है। होल्लर गीत, होल्लर गीत यह बच्चिसु जन्म की खुशी पर गाया जाता है, होल्लर गीत जच्चा गीत। ओके, भोम्या जी गीत, भोम्या जी क्या है? हमारे लोक देवता है। बोलो भोम्या जी महाराज की जय। देखो बेटा, पढ़ाई ही पढ़ाई से, पढ़ाई अपनी जगह है, अपनी आस्था ईश्वर अलग जगह, एक जगह है। ओके, तो ईश्वर को भी धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले भोम्या जी का नाम लेते हुए धार्मिक गीतों में हम किसका गीत पढ़ते हैं? भोम्या जी। धार्मिक गीतों में कौन सा है? भोम्या जी का गीत। नेक्स्ट है ऋतु संबंधित गीत, जैसा कि मैंने आपको बताया बदली बारिश आने पर गाया जाता है। नेक्स्ट है संस्कार संबंधित गीत, हमारे 16 संस्कार है जिनमें जन्म संस्कार है। जन्म संस्कार के समय यानी कि बच्चे के जन्म के समय कौन सा गीत गाया जाता है? होल्लर गीत। अगला है त्योहार पर, मैंने बताया होली के अवसर पर गाया जाता है, तो होली त्योहार ही तो है, तो त्योहार के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? धमाल गीत। यानी कि हम इसका कूट भी मिलान करते हैं, तो हमारा पहले का उत्तर क्या होगा? डी। ऋतु संबंधित गीत का उत्तर क्या होगा? ए। संस्कार संबंधित गीत का होगा सी। फिर अगला नेक्स्ट आ जाएगा अपने त्योहार संबंधित बी, तो डी ए सी। अब अपने कूट में मिला लीजिए कि डी ए सी बी कहाँ है। ओके, ध्यान से रिलैक्स मूड से करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना चौथा है जकड़िया क्या है? इज अ वेरी मोस्ट वर्ड, बहुत ही मोस्ट है, ये आरएस मेंस तक में पूछा गया है। जकड़िया क्या है? जकड़िया, इसमें पहला ही इसका उत्तर है जकड़िया पीर ओलियो की प्रशंसा में गाया जाने वाला धार्मिक लोक गीत है। यानी कि जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं वो अपने पीरों को प्रसन्न करने के लिए जो गीत गाती है उसे जकड़िया कहते हैं। इसको ऐसे भी पूछा गया है कि मुस्लिम महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत किसे कहते हैं? पीरों की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत को गीत किसे कहते हैं? पीर। आप जानते हो कि मुस्लिम धर्म के अंदर जैसे अपन लोक देवता कहते हैं, वैसे ही मुस्लिम धर्म में क्या कहते हैं? वो पीर कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये भी लोक देवता हम पता होगा अपने 5 पीर ऐसे हैं जिनको पीर उन्हें कहते हैं जिन्हें हम हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, लेकिन ये गीत पर्टिकुलर किसके द्वारा गाया जाता है? मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पीर ओलियों की प्रशंसा में गाए जाने वाला लोकगीत है, धार्मिक लोकगीत है। ओके, अगला देखेंगे विरह में गाए जाने वाले गीत, किसी की याद में गाए जाने वाले गीत, शराब पीते समय गाए जाने वाले गीत। शराब को हमारी आम भाषा में बोलते हैं दारूड़ी, शराब पीने से संबंधित गीत है हमारे दारूड़ी। और एक है कल्लाली। कल्लाली तो आपने सुना होगा गीत, ढक्कन खोल दे कल्लाली हमारी बोतल को। कल्लाली किसे कहते हैं? कल्लाली वर्ड का भी अर्थ पूछ लिया गया है, दारू के क्रेता और विक्रेता। दारू बनाने वाले और बेचने वाले, दारू बनाने वाले और बेचने वाले को क्या कहते हैं? कल्लाल। तो इसी इसके ऊपर गीत बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे लोक देवताओं से संबंधित गीत, जैसे ये हो गया अपने केला देवी की आराधना के अंदर लंगूरिया नृत्य किया जाता है, वो गीत की श्रेणी के अंदर भी आता है। और रामदेव जी के गीतों को टेर कहते हैं। ठीक है, और संत पीपा जी के गीतों को गुटका कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के गीत लोक देवताओं से संबंधित होते हैं। ठीक है, इसी श्रेणी में हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोठड़े। मोठड़े की पगड़ी किस समय पहनी जाती है? मोटड़ा समझते हो? चूंदड़ी,
चूंदड़ी एक बंदेज होता है जो अधिकतर शादी ब्याह, हमारे जो भी संस्कारों से संबंधित कार्य होते हैं उस समय हमारी मम्मी वगैरह पहनती है, तो ऐसे चूंदड़ी के होते हैं, कुछ चौकोर होते हैं, चूंदड़ी की बंदेज सब जानते हैं, आराम से हम कपड़े को पोत को देख के ही बता देते हैं भाई ये चूंदड़ी कपड़े। तो उसी चूंदड़ी के पोत के अंदर पगड़ी कब पहनी जाती है, चूंदड़ी कब पहनते हैं बेटा मम्मी, और चूंदड़ी कब पहनती है, विवाह के अवसर पर। वैसे नॉर्मल वे में भी पहनती है, लेकिन अधिकतर विवाह के अवसरों पर चूंदड़ी पोशाक पहनी जाती है। तो पुरुष भी कैसा फटाब लगाते हैं, कौन सी पगड़ी बांधते हैं, चूंदड़ी की। उसी चूंदड़ी को हमारी भाषा में हम उसे चूंदड़ी कहते हैं, और किताबी भाषा में उसे क्या बोलते हैं, मोटड़ा। तो मोटड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है, विवाह के अवसर पर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आरपीएससी पूछ रही है कि दशहरे पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है। पहली बात तो हम दशहरा देखने के लिए इतना टाइम नहीं है, सारे दिन पढ़ते रहते हैं, कब जाते हैं दशहरा देखने के लिए। लेकिन ये देखो आरपीएससी का नया ही ट्रेंड है कि दशहरे पर कौन से प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है, दशहरे पर मदील। दशहरे पर जो पगड़ी का प्रकार पहना जाता है उस पगड़ी के प्रकार को क्या बोलते हैं, मदील। होली, होली के अवसर पर भी पगड़ी पहनी जाती है, होली के अवसर पर फूल पत्ती प्रकार की, यानी कि जो पगड़ी के ऊपर बंदेज होती है वो फूल पत्ती प्रकार का बंदेज की पगड़ी पहनी जाती है। ओके, नेक्स्ट श्रावण। आपको पता है श्रावण में अधिकतर हम सुनते हैं लहरिया लहरिया, तो लहरिया बात की पगड़ी कब पहनी जाती है, श्रावण मास में। ओके, आपको पता है पगड़ी से संबंधित अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, गोगा मेडी यानी कि गोगा जी का मुख्य स्थान क्या है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्रेंड में चल रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ हो गया, यहाँ पर हनुमान जी से सॉरी मांगते हुए यहाँ पर भगवान इंद्र का नाम लिखेंगे, इंद्रगढ़। इस क्वेश्चन का उत्तर यही है, इंद्रगढ़। हाल ही में पूछा गया, हम गोगा जी के बारे में खूब पढ़ते हैं, गोगा जी का शीर्ष मतलब गोगा जी का संबंध हनुमानगढ़ से है, ठीक है, बटनेर हनुमान बटनेर दुर्ग से है। तो इसमें से पूछा गया कि जो गोगा जी का मुख्य स्थल है वो किस दुर्ग में स्थित है, कहाँ स्थित है, मतलब पर्टिकुलर पूछा गया था किस दुर्ग में स्थित है ये। तो किस दुर्ग में स्थित है, ये हनुमानगढ़ के अंदर एक छोटा सा दुर्ग है, इंद्रगढ़ दुर्ग। उस इंद्रगढ़ दुर्ग के अंदर गोगामेडी का जो स्थल बना हुआ है वो कौन से दुर्ग में बना हुआ है, इंद्रगढ़ दुर्ग में। लेकिन बच्चों ने पहला ऑप्शन ही देखा बटनेर दुर्ग, इसको कर किया गया, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग था। बटनेर दुर्ग में कोई भी गोगा जी का स्थल नहीं बना हुआ है, कौन से दुर्ग में बना हुआ है, इंद्रगढ़ दुर्ग में। इसको विशेष ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट चलिए, नाथ द्वारा चित्रशैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपको पता है हमारी चित्रकला 5 पेंटिंग स्कूल चित्रकला स्कूलों के नाम से विख्यात है, उनमें से एक नाथ द्वारा है। नाथ द्वारा कहाँ है, राज संबंध में। नाथ द्वारा किसके लिए फेमस है, नाथ द्वारा पिछवाई कला। नाथ द्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है, पिछवाई कला। अब ये पिछवाई कला क्या होती है, पिछवाई कला कृष्ण भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमाओं के पीछे जो पर्दे लगाए जाते हैं, पर्दे होते हैं, उन पर राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्र अंकित किए जाते हैं, उन चित्रों को ही क्या कहते हैं, पिछवाई कला। तो पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की। और नाथ द्वारा का संबंध कहाँ से है, राज संबंध से। देखो इसका उत्तर क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखो बेटा जल्दीबाजी नहीं करनी है, पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। कई बार यहाँ पर नहीं को हम सही पढ़ते हैं, सही को नहीं पढ़ते हैं, उत्तर गलत हो जाता है। बड़े क्वेश्चन को देख कर ही घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। देखिए इस प्रकार की चित्रकला के उदाहरण चोखे लाभ। देखो एक क्वेश्चन से आपसे फिर 4 उत्तर निकलने वाले हैं, 4 क्वेश्चन। चित्रकला के उदाहरण है चोखे लाव महल। चोखे लाव महल देखे जाते हैं, नहीं ये भी एक चित्रकला का प्रकार है। चोखे लाव महल कहाँ देखे जाते हैं बेटा, ये जोधपुर चित्रशैली की विशेषता है। चोखे लाव महल किस चित्र की, किस शैली की विशेषता है, जोधपुर चित्रशैली की। नेक्स्ट आइए, यह उदयपुर और ब्रज शैलियों का मिश्रण है। बिल्कुल गलत है। उदयपुर कहाँ है, राजसमंद कहाँ है, इसलिए हमें लोकेशन भी पता होनी चाहिए। और ब्रज, सबसे मेन बात है ब्रज। ब्रज का संबंध तो कहाँ से है रे, कृष्ण भगवान से है। कृष्ण भगवान का संबंध कहाँ से है, वृंदावन मथुरा से है। और वृंदावन मथुरा यहाँ बात ओनली राजस्थान की, और ये वृंदावन मथुरा के अटैच में क्या आता है, भरतपुर, अलवर भरतपुर। तो इसका संबंध ब्रज का संबंध किससे है, जहां भी आपको ब्रज भाषा, ब्रज शैली,
ब्रज के चित्र, ब्रज भाषा भी है। भरतपुर में अधिकतर लोग ब्रज भाषा का उपयोग करते हैं क्योंकि उनके नजदीक है ब्रज, वृंदावन मथुरा को ब्रज भी बोलते हैं। तो ब्रज, जहां ब्रज दिख जाए वहां राजस्थान में उसका उत्तर क्या होगा? भरतपुर। आपको ये भी पूछा जाता है ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? भरतपुर में। ओके, नेक्स्ट देखिए ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चौकेलाल जोधपुर चित्रशैली की विशेषता है और ब्रजशैलियां किसकी है? ब्रजशैलियां भरतपुर की है, तो ये भी नहीं होगा। पूछ रहा क्या है हमें? सही पूछ रहा है। देखिए, नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार रामचंद्र नारायण, इसी श्रेणी में विठल और विठल है, बिशन दास है, ये जोड़े में पूछे जाते हैं। तो ये ठीक है। रामचंद्र नारायण किस चित्र शैली के हैं? नाथ द्वारा शैली के हैं, बिल्कुल सही है। अगला है लघु चित्र, यानी कि छोटे भी नाथ द्वारा शैली के मुख्य रूप है। बिल्कुल, पर्दे के ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं उनमें छोटे छोटे चित्र भी बनाए जाते हैं बड़ों के साथ, तो ये भी आपका यहाँ बिल्कुल ठीक बैठता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी और डी। तो सी और डी कहाँ है? ये रहा। ओके, कई बार उत्तर तो ठीक लगाते हैं लेकिन कूट मिलान में गलती कर देते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो बड़े बड़े क्वेश्चन को देख के मत घबराना, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है वो उतना ही इजी होता है, लेकिन बच्चे टाइम के अभाव में क्वेश्चन के लैंग्वेज को, इतने मतलब साइज को देख के आगे बढ़ जाते हैं, अरे चलो चलो आगे चलो, लेकिन ये नहीं देखते वो कितना सरल है। ओके, देखिए अब देख रहे हैं कितना सरल है। कुचामनी ख्याल के बारे में कौन सा कथन सही सत्य है? ये भी देखो, सत्य पूछ रहा है, असत्य नहीं पूछ रहा। इस ख्याल के प्रख्यात लोक नाट्यकार लच्छीराम जी, बिल्कुल कुचामणी ख्याल लच्छीराम जी, कुचामणी ख्याल लच्छीराम जी, हम इस प्रकार से याद करते हैं, तो बिल्कुल ये सही है कि लच्छीराम जी इस नाटक के क्या है? कुचामणी ख्याल, ये नाटक है, तो इसके निर्माता कौन है? लच्छीराम जी, बिल्कुल सही है। ओपेरा शैली के समान है। जब ये नाट्य चल रहा होता है तो इसके साथ साथ में कुछ थोड़ी थोड़ी धुन भी चलती है, मतलब कुछ अजीब सी हरकतें की जाती हैं, आवाज निकाली जाती है, जैसे हम कई बार नहीं निकालते, कोई नाच रहा होता है हुटिंग करते हैं, उसी प्रकार से कुछ हल्के हल्के वे में आवाज निकाली जाती है, मतलब नॉर्मल उसी माध्यम से, तो उसे क्या कहते हैं? ओपेरा शैली। बिल्कुल, ओपेरा शैली का इस्तेमाल भी आप एक तरीके समझ लीजिए, आपकी हुटिंग यहाँ पे ओपेरा शैली का काम कर रही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, महिला पात्रों की भूमिका महिलाओं के द्वारा निभाई जाती है? नहीं, कुचामनी ख्याल में महिलाओं की भूमिका बिल्कुल भी निषेध है, महिलाएं इसमें नहीं जाती है, ना कोई नृत्य करती है ना गाती है, ओनली पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुष प्रधान नाट्य है ये। नेक्स्ट है, इसमें नर्तक व गायक दोनों होते नहीं, इसमें ना तो नृत्य किया जाता है इस नाटक में और ना ही गाने गाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? ये ओनली वाद्य यंत्रों, कैसे? वाद्य यंत्रों के द्वारा किया गया नाट्य कौन सा है? कुचामनी ख्याल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है 9वां। वेरी गुड, यहाँ भी सूची मिलान दी गई है दुर्गों को, कौन सा दुर्ग किस श्रेणी में आता है? देखो, जो राजस्थान की स्थापत्य कला के अंदर हम दुर्ग, महल, हवेलियां पढ़ते हैं, उसमें वेरी मोस्ट क्वेश्चन यही है। आजकल आरपीएस ने ये छोड़ दिए भाई वो दुर्ग कहाँ है, वो कौन से स्थान पर है, उसका ट्रेंड बदल गया है, अब दुर्गों की श्रेणियां पूछने लग गई है। तो इसी श्रेणी में हम देखते हैं ओदुक, ओदुक यानी कि जिसके चारों तरफ पानी के अंदर बना हुआ हो, पानी वाला दुर्ग। फिर है पारिक दुर्ग, पारिक यानी कि से याद करते हैं, जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो। नेक्स्ट है पारिद, जिसके चारों तरफ विशाल परकोटा हो। वन, जो जंगल के बीच में बना हुआ हो। तो सबसे पहले मान लो हमें इनमें से कुछ ही नहीं आता, लेकिन इतना तो सिक्स सेंस लगा सकते हैं यार, शिवाणा, शिवाणा जंगल है, यहाँ पर अभियान है, अभ्यारण्य है, तो सबसे पहले वन का मतलब शिवाणा, तो वन जरूर होगा। अब चित्तौड़ दुर्ग, हम अधिकतर चित्तौड़ सबसे बड़ा दुर्ग है राजस्थान का, तो इसको पढ़ते हैं कि ये गिरि दुर्ग है, यानी कि ऊंची पठार पर स्थित है, इसके चारों तरफ खाई भी, मतलब इनमें से सभी ऑप्शन चित्तौड़ में फिट बैठते हैं। कौन से? ये जो चारों ऑप्शन है, चित्तौड़ चारों प्रकार की श्रेणी का दुर्ग है, तो आरपीएससी ये भी कंफ्यूज करने के लिए दे रही है, लेकिन हमें चित्तौड़ को सबसे बाद में मिलाना है। इनकी सबसे जो पहली विशेषता है उस विशेषता पर हम फोकस करते हुए देंगे। अब जूनागढ़ दुर्ग की भी पहली विशेषता क्या है? धनु श्रेणी का दुर्ग है, यानी कि ये बीकानेर में, बीकानेर जूनागढ़ के अंदर बना हुआ है। ये जूनागढ़ कहाँ का है? बीकानेर का।
तो बीकानेर में ऑफिशियल सी ना कोई पठार पहाड़ है ना कोई पानी की जगह है, ये तो खुली धरती पर बना हुआ है। यानी कि ये दुर्ग कैसी श्रेणी का दुर्ग है? ये धानवन श्रेणी का दुर्ग है। धानवन श्रेणी का यानी कि उस पे बना हुआ है। तो ये किस प्रकार का दुर्ग है? धानवन श्रेणी का है, खुले बना हुआ है, लेकिन इसके चारों तरफ क्या है? गहरी खाई है। इसके चारों तरफ गहरी खाई बनाई गई है। तो जूनागढ़ दुर्ग कौन सी श्रेणी का है? पारिक श्रेणी का है। पारिद जिसके चारों तरफ विशाल प्रकोटा हो। विशाल प्रकोटा किसके है? चित्तौड़ के। औदुक जो जल के मध्य में बना हो। गागरोन दुर्ग के चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी है। ओके, तो इस प्रकार से आप श्रेणी देखेंगे तो ये तो बिल्कुल सटीक मिल रहा है। ये ऑप्शन कैसे उल्टे पुल्टे? औदुक श्रेणी का 2, यानी कि ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसको ऐसे कर लीजिए 1 2 3 4। ओके, तो 1 2 3 4 जिनके जो उत्तर है उनके सामने ही है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 अपना यहाँ पहला ही ऑप्शन सटीक उत्तर बैठता है। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कन्हैया लाल सेठिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपको पता है वर्तमान में आरपीएससी कला साहित्य, जो हमारा साहित्य है उस पर ज्यादा फोकस कर रही है। अधिकतर इतिहास, राजस्थान इतिहास से तो केवल एक आध क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस राजा ने क्या किया, उनमें भी कल्चर ही पूछी जा रही है। मेन फोकस आरपीएससी का भी कल्चर, साहित्य, भाषा पर है। तो उसी श्रेणी में हम देखते हैं सत्य कथन क्या है। इसमें भी सत्य पूछ रहा है। कन्हैया लाल सेठिया राजस्थान के महान कवि है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही है, महान कवि है। नेक्स्ट है सेठिया जी की मुख्य कीर्तियां। मुख्य कीर्तियां यानी कि इन्होंने जो कविताएं लिखी है। मेड बाय कन्हैया लाल। मिंजर बिल्कुल सही है। लीलटास बिल्कुल सही है। राधा नहीं, हम जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं यार, मिंजर से ये लीलटास है, इसका मतलब ये सही है, पूरा पढ़े बिना ही इसका उत्तर लगा देते हैं। नहीं, राधा कन्हैया लाल सेठिया की नहीं है। और अधिकतर राधा क्या है, एक इतना पॉपुलर नहीं है कि इसके बारे में हम पढ़ सके, लेकिन ये आरपीएससी पता नहीं कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के लेके आती है। कन्हैया से हम राधा का लिंक लगा लेते हैं, भाई यार कन्हैया लाल सेठिया, राधा भी नाम से ही जोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राधा जो कविता है वो सत्य प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिए, आ भी जाए तो राधा किसके द्वारा लिखी गई है? सत्य प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया ये कविता है राधा। ये कन्हैया लाल सेठिया जी की नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन, ये बी ऑप्शन हमारा गलत होता है। पूछ रहा क्या है? सत्य है। आगे आओ, कूट मिलाना है। सेठिया जी की, अभी ये कूट नहीं देता ना तो अपना डायरेक्ट उत्तर पहले ही हो जाता है, आगे पढ़ने की जरूरत है। सत्य पूछ रहा है तो ये सत्य है, लेकिन नीचे देखो, नीचे भी थोड़ा नीचे झुक के भी देखना। ऊपर देखने में भलाई नहीं है, थोड़ा सा नीचे झुक के देख लेना चाहिए। नीचे भी झुक के देख लेना कि नीचे कूट दिए गए हैं। देखिए सेठिया जी की राधा का काव्यात्मक रूप 1960 में प्रकाशित हुआ। सेठिया कह रहे हैं कि सेठिया जी की जो कृति है राधा, उसका प्रकाशन कब हुआ? 1960 में। ये तो सही है कि राधा की कृति का प्रकाशन 1960 में, पर सेठिया जी की थोड़ी है रे। यदि किसी को एक बात बताए तो दूसरा अपना भी एलिमिनेट हो जाता है, तो ये भी गलत है। ये सेठिया जी की नहीं है, ये बात सही है, ये सही नहीं है। आगे देखो, बातारी फुलवारी भी सेठिया जी के द्वारा रचित है। गलत। बातारी फुलवारी नाम से आता है, बातारी फुलवारी विजयदान देता, विजयदान देता बातारी फुलवारी। तो ये किसकी कृति है? विजयदान देता। बहुत ही पॉपुलर और इंपोर्टेंट कीर्ति है। किसकी है ये? विजयदान देता जी की कीर्ति का नाम क्या है? बातारी फुलवारी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक क्वेश्चन से हमारे 4 क्वेश्चन सोल्व होते हैं, हुए एक नहीं हुए। हमें राधा जी के राइटर का पता चला, बातारी फुलवारी के पता चला, कन्हैया जी की ये कीर्ति नहीं है, राधा का प्रकाशन 1960 में हुआ। ओके, क्वेश्चन कहने को 50 है, लेकिन हम कितने पढ़ेंगे? 200 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, इसी श्रेणी में। तो अब इसका उत्तर देखिए क्या होगा? ए ही होगा। ये भी गलत है। क्या हुआ? ए। तो ओनली ए किसमें है? ए में ही है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि उत्तर क्या है? ए, तो हम ए को करते हैं फटाक से। ये तो सौभाग्य है कि ए में ही ए का उत्तर तो नहीं, लेकिन कई बार ओनली इसमें हो और हम ए को करके आ जाए। नहीं, उसमें भी देखा ना, ढंग से पढ़ना, आराम से करना। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक आध क्वेश्चन आपकी जल्दीबाजी के कारण ही हो जाए। और आपको पता है कि हम तो पॉइंटों में रह जाते हैं। एक एक क्वेश्चन का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है।
नेक्स्ट देखिए, वही अपना सूची वाला आ गया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, भाषाओं का ट्रेंड बहुत ही पॉपुलर है। तो भाषा शेखावाटी, शेखावाटी किसे कहते हैं? सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, इन तीनों जिलों को मिलाकर क्या कहते हैं? शेखावाटी का बेल्ट। शेखावाटी किसे कहते हैं? सिक्कर, चूरू, झुंझुनू वाले क्षेत्र को। मेवाती, मेवात प्रदेश। अलवर, भरतपुर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवात क्षेत्र। ढूंढाड़ी, जो अपने जयपुर है, जयपुर दौसा वाले अलवर वाले बेल्ट को क्या कहते हैं? ढूंढाड़ प्रदेश। फिर है हाड़ौती प्रदेश, जो अपना कोटा, बूंदी, झालावाड़, इस वाले बेल्ट को क्या कहते हैं? हाड़ौती प्रदेश। तो इन प्रदेशों के नाम पर ही यहाँ बोले जाने वाली भाषाओं का नाम पड़ गया। जैसे हम जयपुर निवासी है तो जयपुर वाले क्या बोलते हैं? हम अधिकतर बोलते हैं कि मारवाड़ी बोलते हैं। नहीं नहीं, मारवाड़ी तो मारवाड़ में बोली जाती है। मारवाड़ का संबंध किससे है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में। और वर्तमान में आपको पता है मरु क्षेत्र में जालोर को भी शामिल कर लिया गया है। साथ ही साथ एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी संभालिए, ये आपका करंट का है कि हाल में मरु क्षेत्र में किस क्षेत्र को भी, किस जिले को शामिल किया गया है? जालोर को भी मरुस्थल में शामिल कर लिया गया है। उसी में देखिए, तो अब इन क्षेत्रों के नाम से, तो जो क्षेत्रों के नाम से उसकी भाषा भी उसी के नाम पर रखी गई है। हाड़ौती में, हाड़ौती प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा हाड़ौती। ढूंढाड़ में, ढूंढाड़ प्रदेश में बोले जाने वाली ढूंढाड़ी। अलवर, भरतपुर में बोले जाने मेवाती। और ये तो एक बार सीधा सीधा आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि मेवात प्रदेश किसे कहते हैं? तो अलवर, भरतपुर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवात प्रदेश कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फिर वही सूची मिलान का क्वेश्चन है। देखिए, अब इसके अंदर आपको जगह दी गई है, लोकेशन, भाई ये किस जगह स्थित है? सबसे पॉपुलर अढ़ाई दिन का झोपड़ा। इस अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने किया था? अढ़ाई दिन के झोपड़ा बनवाया था हमारे चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ ने। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक आए 1191 में, इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस अढ़ाई दिन के झोपड़े को पूरा तो तुड़वाने की, बनाने की इनकी क्षमता नहीं थी। ये जो हमारे द्वारा बनाए गए थे उसमें ही छेड़छाड़ करते थे। तो उसी में इन्होंने थोड़ा बहुत बदलाव करके और इसको क्या बना दिया? मस्जिद बना दिया। ये क्वेश्चन भी अढ़ाई दिन के झोपड़े से कई क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे गए। वर्तमान में अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? वर्तमान में अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद से पहले क्या था? यह एक संस्कृत पाठशाला थी, जिसका नाम है संस्कृत कंठावरण पाठशाला है। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ने इसकी छत तोड़कर इसको अब मस्जिद के अंदर तब्दील कर दिया। ये वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। हम अधिकतर मान लें अढ़ाई दिन में इसका निर्माण, ढाई दिन में नहीं, ऐसा नहीं है। अढ़ाई दिन में इसका निर्माण नहीं हुआ है। अढ़ाई दिन, यहाँ पर ढाई दिन का उर्स लगता था, पीर बाबा का उर्स लगता था ढाई दिन का, उसके नाम पर इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ा है। और इसकी मेन विशेषता यह है कि यह विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ही बनवाई गई थी। इसका क्या प्रमाण है? अढ़ाई दिन के झोपड़े जो इमारत है, उस इमारत की दीवारों पर आज भी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित हरिकेली नाटक की पंक्तियां आज भी उत्कीर्ण की गई है। वो पंक्तियां किसी रंग पेंट से नहीं बनाई गई थी कि एक समय पर मिट जाए, वो छेनी हथौड़ी से खोद खोद कर बनाई गई थी। तो आज भी आप कभी जाओ तो देखना, वहां आज पर भी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा रचित हरिकेली नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण है। हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ ने बिसल राज के नाम से लिखा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सावित्री माता मंदिर। हम पुष्कर जाते हैं, हमारा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। तो सावित्री माता का मंदिर कहाँ है? जहां पर रोपवे भी लगा हुआ है। आपका एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि रोपवे कहाँ कहाँ है राजस्थान में? तो एक रोपवे कहाँ लगा हुआ है? सावित्री माता मंदिर में भी जाने के लिए लगा हुआ है, जो कि कहाँ है? पुष्कर के अंदर। नेक्स्ट देखिए तन्नूट माता मंदिर। तन्नूट माता मंदिर, ये वही तन्नूट माता है जो बॉर्डर पिक्चर में हमें दिखाई गई है। तन्नूट माता की जो सेवा पूजा आरती है वो कौन करते हैं? बीएसएफ के जवान करते हैं। और हमारे बीएसएफ के जवान कहाँ रहते हैं? जैसलमेर में, बॉर्डर स्टेट है। तो तन्नूट माता का मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में, जिसे थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। यह भी आपके क्वेश्चन पूछा गया है, थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तन्नोट माता को। बीएसएफ के जवान किस माता की सेवा पूजा करते हैं? तन्नोट माता की। ओके, नेक्स्ट देखिए केला देवी मंदिर।
केला देवी के नाम पर ही डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा है करौली। ओके, केला देवी के आपको सुना होगा, केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत या नृत्य को क्या कहते हैं? लंगूरिया। गीत भी लंगूरिया और नृत्य भी लंगूरिया। इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। ओके, तो अब देखते हैं, वही अपना तो सीरियल से मिल रहा है ABCD। देख लीजिए ABCD यानी कि 1 2 3, 1 2 कहाँ है? 1 2, इसमें ऑप्शन ही उल्टा पुल्टा कर दिया, यहाँ 3 आएगा, सॉरी 3 4, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो जाता है, RPSC से ही हो जाता है, जो हम तो छोटे मोटे आदमी हैं। ओके, तो इसका उत्तर आपका क्या होगा? यहां से देखिए ABCD। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चलिए, राजस्थान के निम्नलिखित त्योहारों में हिंदू कैलेंडर में उनके मनाए गए कर्म के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अभी ये ट्रेंड में क्वेश्चन है, बच्चे हड़बड़ाहट में रहते हैं, बच्चों ने मैन लैंग्वेज पढ़ी, अपने आप को महारथी ज्यादा समझते हैं, भाई मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा सोल्व करूं, ब्रैकेट कौन पढ़ेगा रे, इसका ही कुछ सार दे रखा होगा, अपने तो हल करो रे, त्योहारी तो पूछे हैं, इतना छोटा आराम से क्वेश्चन, और फिर गणगौर तीज दे, अरे ये तो अभी सोल्व करो, अरे ढंग से देखो, कई बच्चों का ये क्वेश्चन हल हुआ है, गलत हुआ है। चैत्र माह से, ये इसकी डिमांड क्या है क्वेश्चन की? चैत्र माह से शुरू करते हुए, चैत्र माह का क्या है? हमारा जो हिंदू कैलेंडर है विक्री संवत शक संवत, उसकी शुरुआत कौन से महीने से मानी जाती है? चैत्र महीने से मानी जाती है। अभी में गया है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को क्या था? राजस्थान दिवस आपको पता है 2 बार मनाया गया है। एक तो चैत्र, हमारी कल्चर के हिसाब से, राजस्थान तिथि के हिसाब से चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को था, और वैसे ये कब आता है? 30 मार्च को। तो हम कंफ्यूज थे, राजस्थान दिवस 30 मार्च को आता है, लेकिन ये 10 दिन पहले ही क्यों मना रहे हैं? तो उस दिन क्या थी 10 दिन पहले? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। आपको ध्यान है, जो तिथि होती है वो फिक्स डेट पर नहीं आती है, वो आगे पीछे होती रहती है। तो सबसे पहला मंथ हमारा कौन सा है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। और अंतिम महीना, हिंदू अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन। तो फाल्गुन होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा, यानी कि हमारे त्योहारों में, हमारे हिंदू महीनों के अनुसार हमारा साल का अंतिम त्योहार कौन सा है? होली। होली के जस्ट दूसरे दिन क्या आती है रे? दुलंडी। ठीक है, तो दुलंडी से शुरुआत होती है हमारी, जो साल का पहला त्योहार है वो कौन सा है? दुलंडी। दुलंडी के दिन क्या तरी है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा दुलंडी के दिन थी। देखिए, तो उस दुलंडी के बाद क्या आती है? दुलंडी के दिन से हमारी बहनें, जो भी हमारी बहनें भाभियां होती है, वो क्या पूछती हैं? गणगौर पूछती है। तो पहला त्योहार कौन सा आ रहा है चैत्र माह में? पहला तो दुलंडी है, तो दुलंडी तो यहाँ कहीं दिख रहा है। अब बच्चे बाग के होली करते हैं, भाई गणगौर से पहले क्या आती है? होली आती है। क्यों? क्योंकि हमारी, हम देखते हैं कि घर पे कि होली की जो राख होती है, उस राख से गणगौर बनाई जाती है, तो फिर बाद में गणगौर आएगी, पहले होली आएगी नहीं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन की डिमांड देखनी है बेटा, ध्यान रहे, क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार पहला त्योहार यहाँ क्या आएगा? होली तो अंतिम त्योहार है। चैत्र मास के अनुसार पहला त्योहार क्या है अपना? गणगौर। गणगौर के बाद में क्या आती है रे? तीजों का सिंधारा नहीं आता, फिर आता है, नहीं तीज कब आती है? सावन में आती है तीज। उससे पहले तो क्या आ जाती है? अक्षय तृतीया, आखा तीज। यह भी आपका आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा बाल विवाह किस तिथि पर किए जाते हैं? अक्षय तृतीया, जिसे हम हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? आखा तीज पर। और आखा तीज कब आती है? आने वाली है अभी बैसाख महीने में। अभी कौन सा मास चल रहा है? बैसाख का। बैसाख महीने में अक्षय तृतीया, ये आखा तीज है। क्या बोलते हैं इसको? आखा तीज। आराम से लिखती है आरपीएससी अपनी लैंग्वेज में आखा तीज। ये तो यहाँ अक्षय तृतीया लिखा हुआ है, आखा तीज अक्षय तृतीया आपको दोनों पता होना चाहिए। तो पहले गणगौर आएगी, फिर अक्षय तृतीया आएगी, बैसाख के बाद में जेठ आता है। उस प्रकार से हिंदू महीने फिर जेठ, 2 जेठ, कभी 2 जेठ हो जाते हैं, कभी आषाढ़, जेठ, आषाढ़, सावन। उसके बाद में श्रावण। श्रावण मास के अंदर आता है तीज, जिसको अपने बहन बेटियों की सिंधारा डाला जाता है। फिर आएगा तीज, और तीज के बाद अंतिम तो होली है ही। यदि किसी को यह भी आता है भाई हमारे हिंदू महीनों का पहला अंतिम त्योहार कौन सा है? होली। तो यानी कि 4 4 यानी कि डी। 4 का मतलब क्या है? A B C D। तो इनमें डी कहाँ है? 3 ऑप्शन में अंतिम में डी है, तो पहले से अनुमान लगा लो। पहले में ए क्या आएगा? पहले ए, फिर सी,
तो ए सी कहाँ है, ए सी फिर बी डी, तो आपका यहाँ उत्तर कूट में क्या बैठता है, डी ऑप्शन सही है। बिल्कुल आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, साथ बने रहिए, इससे भी अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं आपको, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, एक बार ये भी देख रहा हूं ना तो भी आपका थोड़ा बहुत कल्चर हिस्ट्री में तो काम चल जाएगा। देखो 100% गारंटी तो अपनी ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपका लगभग लगभग इससे स्कोर बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के गुड़ला लोक नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है। गुड़ला नृत्य अभी कर रही थी अपनी बच्चियां, कब कर रही थी, गणगौर में। यह गणगौर में जिस दिन हमारे बासुड़ा होता है, तो ये अष्टमी से लेकर अगले पक्ष की 8 दिन तक ये नृत्य किया जाता है, ये त्योहार मनाया जाता है। ये जोधपुर का प्रख्यात लोक नृत्य है, बिल्कुल ये जोधपुर का प्रख्यात लोक नृत्य है। यह नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा नहीं, अभी गणगौर में क्या पुरुष करते थे इसको, नहीं, हमारी छोटी छोटी बच्चियां जो भी विवाहित लड़कियां होती थी वो करती थी, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिरों पर घड़ों को प्रज्वलित दीप लेकर नृत्य करते हैं। बिल्कुल घड़ा, बच्चियों को आपने देखा होगा सर पर एक छोटा सा घड़ा लेती है, उस घड़े के छिद्र होते हैं और उस घड़े के अंदर दीपक जलाया जाता है। बिल्कुल ये सही है स्क्रिप्ट। अगला देखिए, नर्तक योद्धा के समान वेशभूषा पहनते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई पर्टिकुलर वेशभूषा नहीं पहनती जाती, जो नॉर्मल घर पे पड़े हुए कपड़े पहनती है वही पहनते हैं, तो ये भी आपका गलत है। तो कौन कौन सा सही है, 1 व 2, यानी कि ए और सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनानी कविता किसने लिखी। सैनानी कविता आपने बोल सुने होंगे, चूड़ावत मांगी सैनानी सिर काट दे दियो सत्राणी, यानी कि युद्ध में जाते हुए नवविवाहित जोड़े से पति ने मांगा कि हे सेनानी मुझे तेरी चूड़ावत, जो पीछे जूड़े में लगाती है महिलाएं, एक आभूषण होता है चूड़ावत, वो दे दे, बोले मेरे को तेरा चूड़ावत दे दे। लेकिन सत्राणी ने देखा कि ये मेरे मोह के कारण युद्ध में पता नहीं ठीक प्रकार से लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, इतनी बहादुर महिलाएं थी कि उसने चूड़ावत की जगह पूरा सिर ही काट कर दे दिया। बोला तू मेरे मोह के कारण युद्ध से मोह हटा रहा है, तू बिल्कुल युद्ध पे फोकस कर। तो ये वाला चूड़ावत मांगी सत्राणी सैनानी सिर काट दे दियो सत्राणी, ये वाला गीत किसने लिखा है, मेघराज मुकुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में किस स्थान पर सास बहू मंदिर स्थित है। देखो बेटा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, सास बहू नाम का कोई मंदिर है ही नहीं, बना ही नहीं था। इसको तो हम राजस्थान वाले हो, क्या है, कोई किसी का नाम सीधा सीधा नहीं जसता है। जब तक किसी का नाम बिगाड़ नहीं देना, जब तक हमारे रोटी हजम नहीं होती है, तो इसका असली में नाम था सहस्त्रबाहु मंदिर। किसका मंदिर है ये, सहस्त्रबाहु मंदिर, यानी कि 100 भुजाओं वाले, अर्थात विष्णु भगवान को समर्पित है। ये भी पूछा गया है, सास बहू के मंदिर में किसकी प्रतिमा है, सास बहू की होनी चाहिए नाम के हिसाब से, नहीं, विष्णु भगवान को समर्पित, सहस्त्रबाहु यानी कि 100 भुजाओं वाले देवता। तो ये मंदिर कहाँ स्थित है, इसकी लोकेशन कहाँ है, नागदा उदयपुर। कहाँ स्थित है ये, नागदा उदयपुर में। इसका निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। ठीक है, इसी श्रेणी में हम आगे चलते हैं। राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। वेरी गुड क्वेश्चन। अग्नि नृत्य, इस नृत्य के अंदर पुरुष कोयले जला लेते हैं और उन कोयलों के ऊपर नाचते हैं, और कई कई तो इतने बहादुर होते हैं कि उन जलते हुए अंगारों को अपने मुंह के अंदर डाल लेते हैं। उनको क्या कहते हैं, मतीरे फोड़ना, यानी कि वो अंगारे कैसे लग रहे हैं, मानो जैसे मतीरे को कापियों में काट दिया गया हो, और जैसे हम आसानी से मतीरा काटते हैं वैसे ही वह लोग उन जलते हुए अंगारों को अपने मुंह में डालते हैं और निकालते हैं। तो ये भी आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि मतीरा फोड़ना किस नृत्य से संबंधित है। यह जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं, पुरुषों, केवल पुरुष करते हैं। पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किस संप्रदाय में किया जाता है, जसनाती संप्रदाय में किया जाता है। और ये अग्नि नृत्य करते समय जलते हुए अंगारों को मुंह में लेते हैं, उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, मतीरे फोड़ना। नेक्स्ट देखिए, कोल्यमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख हुआ है। कोल्यमाला ग्रंथ में 18 भाषाओं का उल्लेख हुआ है, और ये किसकी रचना है, सबसे इंपोर्टेंट बात, ये भी इंपोर्टेंट है, उद्बोधन सूरि की।
उद्योतन शुरू की रचना है कोल्यमाला, जिसको कितने संग्रह में बांटा गया है? 18 संग्रहों में। नेक्स्ट चलिए, आपका समय खराब नहीं करते हुए हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा के दरबारी चित्रकार थे? वेरी इंपोर्टेंट, मोहम्मद शाह है ये किसके? साहिब राम। इनके साथ एक और चित्रकार हैं, इन्हें जोड़े में पूछा जाता है अधिकतर, ये तो अकेला पता नहीं आज कैसे पूछ लिया। साहिब राम, साहिब मोहम्मद शाह और साहिब राम चित्रकार का संबंध किससे है? सवाई जगत सिंह से। सवाई जगत सिंह सेकंड आएगा यहाँ पे, ठीक है, बट फर्स्ट कोई नहीं दे रखा, दो जगत सिंह होते तब कंफ्यूज होते, जगत सिंह सेकंड के दरबार में है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में, देखो क्वेश्चन बता रहा है चंद्रभागा मेला, अधिकतर तो पहले ऐसे पूछे चंद्रभागा मेला कब बढ़ता है? कार्तिक मास में, लेकिन अब पूछ रहा है कहाँ बढ़ता है? कहाँ बढ़ता है? ये झालरापाटन में बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसके लिए राजस्थानी भाषा में आडी हियाली शब्द प्रचलित है? अधिकतर ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है, आडी, आडी किसे कहते हैं? आडी शब्द से आप क्या समझते हैं? आडी किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आडी हियाली शब्द का अर्थ है पहेलियां। पहेलियों को क्या कहते हैं राजस्थानी भाषा में? आडी। हम अधिकतर सुनते हैं घर पे मम्मी और बोलती है आडी आडी मत बोल, सीधी सीधी बात है, आडी आडी मत बोले, तो उससे संबंध किसका है? पहेलियां मत बुझाए। मम्मी और अगर सीधे वे में कहने का मतलब क्या होता है? पहेलियां मत बुझाए, सीधी बोल। तो यहाँ पर आडी का अर्थ क्या है? आडी राजस्थानी भाषा का शब्द है पहेलियां। ओके, नेक्स्ट देखो, यह चित्रशैलियों का निर्माण, चित्रशैलियों का मिलान करवा रहा है। इसमें भी आपके कूट नहीं आया है। किशनगढ़, किसी को आपको कोई अगले वाले भी नहीं आते हैं तो आपका एक से ही काम चल जाएगा। किशनगढ़ चित्रशैली, किशनगढ़ की सबसे फेमस चित्रशैली कौन सी है? चित्र कौन सा है? बणी ठनी, बणी ठनी सुना है? एक महिला है जो घूंघट निकाले हुए है और एक हाथ में कमल का फूल ले रखी है, उस चित्रशैली, उस चित्र का नाम क्या है? बड़ी ठनी चित्र। और इसको राजस्थान की क्या भी कहते हैं रे? मोनालिसा। विश्व की सबसे फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, जिसके राइटर कौन है? लियोनार्डो दा विंची। तो किशनगढ़ को राजस्थान का लियोनार्डो दा विंची भी कहते हैं। इनके द्वारा चित्र का निर्माण किया। किशनगढ़ तो जगह का नाम है, किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध चित्र है बणी ठनी, जिसका निर्माता कौन है? निहाल चंद सोरी। और निहाल चंद को राजस्थान का क्या भी कहते हैं? लियोनार्डो दा विंची भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बणी ठनी चित्र बनवाया है। और बणी ठनी चित्र की तुलना हम किस चित्र से करते हैं? मोनालिसा, जो विश्व की फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, उससे हम इस चित्र की तुलना करते हैं। चलो नेक्स्ट देखिए, लोक वाद्य यंत्र चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौतारा शब्द से ही समझ में आ रहा है, चौतारा यानी कि 4 तार वाला वाद्य यंत्र। ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें तार 4 तार लगे हुए। आपको पता है वाद्य यंत्र 3 प्रकार के होते हैं। घन वाद्य यंत्र, जिनको किसी के माध्यम से बजाया जाता है। सुशीर वाद्य यंत्र, जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है। और तत्व वाद्य यंत्र, जिनमें तार लगे होते हैं, जैसे अपने वीणा, गिटार, इनमें तार लगे होते हैं, तो वो चौतारा है। तो इसके बारे में क्या पूछ रहा है? ये 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है। बिल्कुल सही बात है। यह सामान्यतः रामदेव जी के गाने में प्रयुक्त होता है। बिल्कुल, रामदेव जी के भजन गाते समय चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपके दोनों ही ऑप्शन ठीक है, तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ए व बी दोनों। चलिए नेक्स्ट, निम्न में सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? शत्रुसाल रामू, बिल्कुल सही है, डूंगर सिंह ने लिखा है ये। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, हाल ही में इसके ऊपर मूवी भी बनी है। ये भी बिसल देव रासो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, विग्रहराज चतुर्थ को ही क्या बोलते हैं? बिसल देव। तो बिसल देव रासो किसने लिखी है? उन्हीं पर, बिसल देव रासो पर किसने ग्रंथ लिखा है? नरपति नालय। विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी साहित्यकार कौन है? नरपति नालय, जिन्होंने खुद बिसल देव पर क्या लिखी है? बिसल देव रासो। रासो क्या होते हैं? रासो किसी राजा की प्रशंसा में लिखे गए ग्रंथ। ये आरएस मेंस तक में पूछा गया है कि रासो से आप क्या समझते हैं? रासो यानी कि राजा की प्रशंसा में लिखे गए
ग्रंथ। ओके, अगला देखिए खुमान रासो, नहीं खुमान रासो करणीदान देता का नहीं है। खुमान रासो तो सूर्यमल मिश्रण का है। यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा सटीक बैठता है? ऑप्शन नंबर 4। यहाँ गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट देखिए, संत मावजी का ग्रंथ चोपड़ा किस भाषा में है? वेरी पॉपुलर एंड मोस्ट क्वेश्चन। अभी अपने कोरोना काल के अंदर इस ग्रंथ का नाम सुना होगा कि एक दिन पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, लेकिन कौन बचेगा? डूंगरपुर बचेगा। डूंगरपुर से किसका संबंध है? संत मावजी का। और संत मावजी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? चोपड़ा। चोपड़ा ग्रंथ में लिखा हुआ था कि एक दिन ऐसी महामारी आएगी जो पूरा सफाया कर देगी, जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जान जाएगी। तो ऐसा ठीक हुआ, ऐसा ही हुआ। तो ये चोपड़ा ग्रंथ किस भाषा में लिखा? अब जिसको ये पता है कि संत मावजी का संबंध कहां से है? डूंगरपुर से। और डूंगरपुर को क्या कहते हैं? वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? वागड़ी। ओके, मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा मेवाड़ी, यानी कि उदयपुर, राजसमंद, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, ये सभी मेवाड़ क्षेत्र में थे। मेवाती, अभी मैंने बताया अलवर, भरतपुर, इसको क्या बोलते हैं? मेवात प्रदेश। तो मेवात प्रदेश में बोले जाने वाली मेवाती, और ढूंढाड़ प्रदेश में बोले जाने वाली ढूंढाड़ी। तो जयपुर में कौन सी है? ढूंढाड़ी। तो एक क्वेश्चन से आपके चारों सोल्व होते हैं। यहाँ उत्तर क्या है इसका? वागड़ी। नेक्स्ट देखिए, ऐसा भी पूछा गया है संत मावजी के ग्रंथों को क्या कहते हैं? चोपड़ा। किस भाषा में? चोपड़ा किसका ग्रंथ है? कैसे भी कान पकड़ना है, कैसे भी पकड़ो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का गठन कब किया गया? आपको पता है स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो, बूथाला की लड़ाई बिल्कुल सही है। बूथाला की लड़ाई जेत्र सिंह और इल्तुतमिश। यहाँ देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि इन चारों में से कोई 3 तो सही है, लेकिन एक गलत है। तो ये तो बूथाला की लड़ाई तो बिल्कुल सही है, जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुई थी। जेत्र सिंह कौन है रे? रावल रतन सिंह, यानी कि रानी पद्मिनी के फादर इन लॉ। देखिए, सिंगोली की लड़ाई बिल्कुल सही है, हमारे चौहान राजा राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुई थी, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, सारंगपुर की लड़ाई। सारंगपुर की लड़ाई राणा सांगा और महमूद खिलजी प्रथम। अधिकतर बच्चों की सही सोच होती है कि कुछ भी नहीं है तो उसको सी ऑप्शन करके आते हैं। यार सी हमेशा सही होता है। दिमाग में किसी के ये सी बैठा हुआ है तो उसको निकाल देना। अब ट्रेंड बदल चुका है ना, तो हमेशा मैं सोचते थे ए ऑप्शन तो किसी हालत में नहीं होगा, ये तो गलत होगा, और सी ऑप्शन हमेशा सही होता है। लेकिन अब सब कुछ आरपीएससी भी शानी हो गई है, सब कुछ उल्टा पुल्टा करने लगी है। यहाँ पर गलती कौन सा है रे? सारंगपुर। प्रश्न की डिमांड क्या है, क्या नहीं है? तो उत्तर इसका क्या है? तीसरा। सारंगपुर की लड़ाई राणा सांगा महमूद खिलजी के मध्य नहीं हुई। सबसे पहले हमें युद्धों की सन भी याद होनी चाहिए। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। किसी को कुछ भी नहीं याद है, इतना भी याद है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने करवाया था। अरे 1437 में तो सांगा पैदा ही नहीं हुआ, इसका पापा ही नहीं आया, तो दुर्ग कहां से बनेगा? राणा सांगा के पिता कौन है? राणा उदय सिंह। तो पिता ही नहीं है तो बेटा आके युद्ध कहां से कर लेगा? युद्ध कौन कर रहा है रे? राणा सांगा का दादा कौन है? राणा कुंभा। राणा कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में सारंगपुर युद्ध में महमूद खिलजी को हराया, और उस युद्ध की खुशी के अंदर 1440 में चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जो विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया है? राणा सांगा के द्वारा, राणा कुंभा के द्वारा। तो राणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया है? चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का, जो किस उपलक्ष्य में करवाया? सारंगपुर युद्ध की लड़ाई के उपलक्ष्य में विजय हुई था, राणा कुंभा जी था। तो यहाँ पर गलत कौन सा है रे? यहाँ सांगा नहीं किया आएंगे, कुंभा। तो अपना उत्तर यही निकल के आ जाता है, उत्तर नंबर 3। और हल्दी घाटी का, अब बच्चे कई दिमाग लगाते हैं इस पर। मैडम ये मान लो ये किसी को आ गया भाई सांगा ने, मैं गलत। हम क्या देखते हैं, हमको तो बढ़ते ही क्या दिखता है? एशियानार। एशियानार से क्या दिख गया? अकबर दिख गया रे। और हल्दी घाटी का युद्ध तो महाराणा प्रताप और मान सिंह के मध्य हुआ था। युद्ध तो पूछ रहा है, इतना भी दिमाग नहीं लगाना है। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा भले ही महाराणा प्रताप और मान सिंह ने होगा,
अकबर नहीं आए उस युद्ध में, मान सिंह लड़े थे महाराणा प्रताप से। लेकिन मान सिंह किसके नीचे लड़ रहे हैं रे? मान सिंह को किसने भेजा है? अकबर नहीं तो भेजा है। मान सिंह राजा के तौर पर थोड़ी आया है, मान सिंह यहाँ सेनापति बनकर आया है, अकबर के अंडर में काम कर रहा है, सेनापति बन के आया है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ नाम राजा का ही चलता है, राजा थोड़ी अकेला युद्ध करता है, उसके सेनापति खूब सारी सेनाएं करती है, लेकिन नाम किसका चलता है रे? राजा का। तो ज्यादा दिमाग मत लगाना कहीं, यहाँ मान सिंह कर दो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राजपूत शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजपूत शासकों को उनके क्रम यानी उनके समय के अनुसार क्रम में लगाओ। अभी यदि आपको पहले वाले सवाल समझ में आएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले दादा आता है, ये दादा पोता का तो मैंने बता दिया, पहले दादा आता है, पोता आता है रे, दादा आता है साहब। तो पहले दादा आया भाई, इनका मालूम नहीं पता, इनका तो पता है, फिर पोता आया, तो थोड़ा सा गैप देके लिख दो भाई, बीच में पापा भी तो आएगा, पोता दादा के बीच में कुछ तो गैप, तो बी और सी आ गए, बी और ए, सॉरी भाई, बी और ए का तो हमें पता है भाई, पहले बी आया फिर ए आया। तो क्या मैंने अभी जेत्र सिंह नहीं बताया किसका ससुर है? पद्मिनी का। तो ससुर कब बनता है? जब हस्बैंड का पापा बनता है पहले। तो इसका हस्बैंड कौन था? रावल रतन सिंह, रानी पद्मिनी का। तो रानी रावल रतन सिंह के पिता कौन है? जेत्र सिंह। तो फिर यहाँ बाप बेटे का संबंध है, पहले बाप आया बेटा आया, पहले बेटा आया, तो पहले बाप आया तो जेत्र सिंह आ गया, फिर बेटा आया तो डी आया। अरे तो राणा कुंभार संगा तो बहुत बाद के हैं। रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के साथ 1303 की लड़ाई याद है? चित्तौड़गढ़ की रणतंभ, चित्तौड़ का पहला साका हुआ था 1303 में, जिसमें रावल रतन सिंह ने केसरिया किया, रानी पद्मिनी ने जौहर किया। तो उससे भी दिमाग लगाओगे तो रतन सिंह आया, तो उससे पहले उसका पापा जेत्र सिंह आएगा, और फिर उसके बाद में ये दोनों दादा पोता है, तो फिर कुंभा आएंगे, फिर सांग आएंगे। तो अपना उत्तर क्या बैठता है यहाँ पे? सी डी बी ए, सी डी बी ए। पढ़ते सब है बेटा, लेकिन सोल्व करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, सिक्स सेंस लगाना, ये एग्जाम में यही तो है। पढ़ के तो सभी जाते हैं, वैकेंसी केवल कितनी होती है? 1000, और परीक्षा कितने देते हैं? लाखों बच्चे देते हैं। सभी क्यों नहीं लगते? क्या वो पढ़ते नहीं? सब पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ट्विस्ट तरीके से पढ़ना, उसमें कुछ ट्विस्ट डालना। क्या पढ़ने से ज्यादा समय की डिमांड के अनुसार है, क्या छोड़ना। कभी आइए बीसीआई में विजिट कीजिए, आपको बताएंगे पढ़ना क्या है और पढ़ने से ज्यादा क्या छोड़ना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मारवाड़ के रावचुंडा, मारवाड़ के राजा हैं रावचुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कैसा विचार? सत्य कथन बताना है इनके संदर्भ में, फोकस कीजिएगा। देखिए, पहला कथन है, रावचूड़ा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ था। बिल्कुल सही बात है। रावचुंडा को इनके ससुराल पक्ष से प्रतिहार वंश का नाम सुना होगा, चालुक्य, चोल, प्रतिहार, परमार, जो कि आबू पर जो गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया था उससे निकले थे। तो मंडोर किसके पास था? प्रतिहारों के पास था। लेकिन उन्हें असुरक्षित महसूस हो रहा था, तो उन्होंने देखा कि रावचूड़ा एक शक्तिशाली शासक है, हमारा दामाद भी है, क्यों ना इन्हें ही दे दिया जाए। तो रावचूड़ा को मंडोर किस में मिला था? दहेज में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रावचूड़ा की मृत्यु के, राजा तुरंत बनता है, इंस्टेंटली बनता है, तुरंत पश्चात राव रणमल राजगद्दी पर आसीन हुआ नहीं। रणमल आसीन नहीं हुआ था, कौन हुआ था? हालांकि उत्तराधिकारी रणमल को ही घोषित किया गया था, लेकिन रणमल राजगद्दी पर नहीं बैठा था। इनकी रानी के प्रभाव के कारण उसने किसको बैठाया था? अपने पुत्र कान्हा को बैठाया था। बाद में रणमल कान्हा को मारकर राजगद्दी पर बैठा, वो बात अलग है, लेकिन इंस्टेंटली तुरंत बोल रहा है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। मृत्यु के तुरंत बाद तो कौन, चाहे एक दिन के लिए ही बैठे रहे, लेकिन बैठा तो था ही। कौन बैठा था रे? कान्हा बैठा था। इसका मतलब ये गलत है, कान्हा बैठा था तो ये गलत है। कौन सा आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए। देखो ए कहाँ है? केवल ए सत्य। अब एक ये मत लगा देना, ढंग से देखना एकदम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, निम्नलिखित प्रमुख सभ्यताओं को, सभ्यताएं प्राचीन राजस्थान इतिहास से संबंधित है, उनके प्रथम प्रमुख उत्खनन, उत्खनन यानी कि उत्खनन करने के अन्वेषण के अनुसार आरंभिक से अंततन यानी कि शुरू से सबसे पहले किस सभ्यता को जाएगा, फिर उसके बाद में किसका क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए
थोड़ा सा इसमें भी सिक्सेंस का है। हम कालीबंगा, कालीबंगा सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी? हड़प्पा कालीन कालीबंगा सभ्यता। तो सबसे पहले क्या आएगी? कालीबंगा। फिर उसके बाद में उदयपुर की आहट सभ्यता, डी। फिर उसके बाद में आएगी गिलुंड सभ्यता, आपके राजसमंद की गिलुंड। फिर उसके बाद नई सभ्यता कौन सी खोजी गई है? बागोर, यानी कि ए। तो अब मिला लीजिए BDCA, BDCA आपका ऑप्शन नंबर ए सटीक बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल यानी कि प्राचीन स्थल की पहचान पुरातत्वविद, जो पुरातत्व स्थलों को खोजते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुरातत्वविद TH हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की है। कस्बा किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, कस्बा जहां पर निवास करते हैं, जहां पर लोग निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? कस्बा कहते हैं। तो बौद्ध यानी कि भगवान बुद्ध जहां निवास करे, कुछ समय के लिए ही रहे हो, लेकिन बुद्ध ने जहां रहकर निवास किया उस निवास स्थल को क्या कहते हैं? कहाँ, कौन सा था वो निवास स्थल? देखिए, अब अधिकतर हम सुनते आए हैं बैराट से बौद्ध के अवशेष मिले हैं। बैराट डूंगरी जो हमारे जयपुर के अंदर है, बैराट डूंगरी से, बैराट से बुद्ध के अवशेष मिले, यानी कि बुद्ध से संबंधित सामग्री पाई गई है। लेकिन यहाँ देखिए, ये तो कस्बा पूछ रहा है जहां बुद्ध निवास करते थे। इसके अंदर अधिकतर बच्चों ने इसका उत्तर ये दिया, लेकिन आरपीएससी ने अब ट्रेंड बदल दिया है। इसका उत्तर था अपने नलियासर, जो कि कहाँ स्थित है? सांबर में। यहाँ दावा किया जाता है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, यह उनका निवास स्थल था। और ये भी कहाँ? नलियासर कहाँ स्थित है? सांबर में। आगे भी पूछ ले, नलियासर कहाँ स्थित है? सांबर में। तो इसका उत्तर बेटा जी बैराट नहीं होगा, गौर से ध्यान से सुनिएगा, इसका उत्तर क्या होगा? नलियासर सांबर। ट्रेंड बदल सकता है, आपके आ सकता है ये। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल थे? ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल थे? ओजियाना भी सभ्यता है, उदयपुर में है। ओजियाना सभ्यता में कौन सा? एशिया लोग BR मीणा को बेचारे को फिनिश कर देते हैं। नहीं, यहाँ RC अग्रवाल नहीं है, यहाँ पर BR मीणा और आलोक त्रिपाठी जी है। ओके, तो B और C कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा उत्तर होता है। नेक्स्ट देखिए, पुरापाषाण कालीन हैंडेक्स यानी कि कुल्हाड़ी, आता है अंग्रेजों आपको? कुल्हाड़ी हम अधिकतर क्या है, मारवाड़ी शब्द दोस्तों नहीं समझते हिंदी में, इंग्लिश में जाओ। हैंडेक्स को क्या कहते हैं? कुल्हाड़ी। पता नहीं कुल्हाड़ी दे दे आपको लिखा हुआ। इंद्रगढ़ में किसे मिली? हाल ही में इंद्रगढ़ में हैंडेक्स किसे मिली है? CA हैकेट को। इस क्वेश्चन को उल्टा भी पूछा गया है, हाल ही में इंद्रगढ़ से कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है? हैंडेक्स किसने खोजी? CA हैकेट ने खोजी। अब कैसा भी पूछ ले, एक ही क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरब यात्री, आपके इंडियन हिस्ट्री से है, कुछ क्वेश्चन हमने इंडियन हिस्ट्री के भी डाले हैं। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासन काल में भारत की यात्रा की? जो वेरी मोस्ट क्वेश्चन, इस पर रिट भी लगी हुई थी। आरपीएससी की नजर में ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट रखा गया है। फिर बाद में हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक ऑथेंटिक किताबों से प्रमाणित किया गया, और जब आरपीएससी में सुप्रीम कोर्ट में इस क्वेश्चन को ले जाया गया, तब इसका उत्तर निकल के सामने आया। इसका उत्तर क्या था? भोज प्रथम के काल में अरब यात्री सुलेमान ने प्रतिहार राजा के काल में भारत की यात्रा की थी। कौन से प्रतिहार राजा के काल में? भोज प्रथम के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हैं, विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, संस्थापक तो इनके पिताजी थे। कवि मल्लार नाय ने भाव चिंतारमन, देखो ये ग्रंथों के नाम है, मल्लनार्य। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। उन अष्ट दिग्गजों के अंदर एक दिग्गज थे मल्लनार्य, जिनका ग्रंथ का नाम है भाव चिंतारतन और वीर सेवामृत। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे। ये ग्रंथ किस भाषा में है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि कृष्णदेव राय के दरबार की ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि जो कागजी कार्रवाई होती थी, जो इनकी भाषा थी, वो कौन सी भाषा है? तेलुगु।
पहले आरपीएससी ने इसका उत्तर कन्नड़ माना था, लेकिन बाद में संशोधित करके तेलुगु ही मानना पड़ा, क्योंकि कृष्णदेवराय की भाषा कौन सी है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तेलुगु। एक सबसे मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर, कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से है, तुलु वंश से। हम अधिकतर संगम करके आ जाते हैं, संगम नहीं होगा बेटा, तुलु वंश से। कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से है, तुलु वंश से। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किन इमारतों का निर्माण सम्राट शेरशाह के द्वारा करवाया गया। सासाराम का मकबरा, शेरशाह सूरी ने, जो कि हुमायूं को हराकर कुछ दिनों तक मुगल काल के बीच में एक पठान राजा का काल आया था, वो किसका काल आया था, शेरशाह सूरी का काल आया था, जो उसने किसका अपना मकबरा इसने जीवित रहते हुए बना लिया था, उस मकबरे का नाम क्या है, सासाराम का मकबरा, जो कि कहाँ स्थित है, बिहार में। कहाँ स्थित है, बिहार में। अगला है किला ए कोहना, किला ए कोहना मस्जिद भी इसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनवाई गई थी। सिकंदरा का मकबरा नहीं, ये सिकंदरा के अंदर स्थित है, अकबर की कब्र है। जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई, और अजमेर की जामा मस्जिद, वो आगरा की जामा मस्जिद, दो जामा मस्जिद, एक दिल्ली में एक आगरा में। आगरा वाली अकबर ने बनवाई और दिल्ली वाली शाहजहां ने बनवाई। तो इन दोनों का संबंध शेरशाह से नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा, ए और बी। ए और बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान की दृश्य माध्यम से संबंध करने हेतु किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की है। अब हम अधिकतर अनुमान लगाते हैं कि पहला ऑप्शन ही क्या है, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने राष्ट्रीय गान के निर्माता है, तो हम इनको समझते हैं। नहीं, हमारी जो भारत माता का चित्र बनाया था सबसे पहले, वो किसने बनवाया था, अविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ के ही भाई हैं अविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, नेक्स्ट चलिए, निम्न में से किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। संस्कृत भाषा में बेटा उन ग्रंथों को रखा जाता है जिनका निर्माण हमारे भारत में ही हुआ है। किन किन का निर्माण हुआ है, दिव्यादान और आर्य मंजूश्री कल, नाम से ही पता चल रहा है। फिर दीपवंश और महावंश, ये बेटा श्रीलंका के अंदर इनका निर्माण हुआ था। ओके, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, ए व डी। ओके, डी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं, 40वां क्वेश्चन है, धीरज रखिए, 10 क्वेश्चन और शेष हैं आपके। आजीवक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजीवक संप्रदाय, हमने संप्रदाय खूब सुने हैं, धर्म खूब सुने हैं, ये भी आपका इंडियन हिस्ट्री से रिलेटिव है। इंडियन हिस्ट्री में हम बौद्ध और जैन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, मानना भी चाहिए, अधिकतर क्वेश्चन इनमें से आ रहा है। लेकिन अब आरपीएससी थक गई है बौद्ध और जैन के बारे में पूछ के, अब वो किसके बारे में पूछ रही है रे, आजीवक संप्रदाय के बारे में। आजीवक संप्रदाय में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, इसके संस्थापक कौन है, मखली पुत्र घोषाल। आपके तो यही क्वेश्चन बार बार पीवाईक्यू एसआई में कई बार पूछा गया है। आजीवक, क्योंकि ये ताजा ही जुड़ा है सिलेबस में, इसलिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, मखली पुत्र घोषाल। मखली पुत्र घोषाल ये है आजीवक संप्रदाय। ये पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, ये नियति पर विश्वास करते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा तुमने कार्य किया है तुम्हें फल भी वैसा ही मिलेगा। तो नियतिवाद पर विश्वास कौन सा संप्रदाय करता है, आजीवक संप्रदाय। पुनर्जन्म पर भी विश्वास करते हैं, भाई व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, लेकिन देखो हम यहाँ तक पढ़ के छोड़ दो, हाँ पुनर्जन्म आगे करो आजीव, नहीं, ऐसा नहीं करना है, पूरा पढ़िए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उनके पुनर्जन्म के कर्म में बदलाव किया जा सकता है, नहीं, पुनर्जन्म तक तो विश्वास करते हैं लेकिन कर्म में बदलाव नहीं कर सकते। आपने जो पिछले जन्म में कर्म कर दिए वो कर दिए, क्या आप आने वाले जन्म में उस कर्मों को बदल सकते हो, नहीं बदल सकते। तो ऐसा नहीं कहता है आजीवक संप्रदाय, पुनर्जन्म में विश्वास रखता है लेकिन कर्म नहीं बदल सकते, जो कर दिया वो कर दिया। तो पहले से ही सोच समझ कर काम करो। कठोर तपस्या में विश्वास, बिल्कुल सही है, ये बहुत ही कठोर तपस्या करते हैं। कहते हैं कि जैनियों से भी कठोर तपस्या कौन करते हैं, आजीवक संप्रदाय के लोग करते हैं। तो अपना यहाँ उत्तर कौन सा बैठता है, ए व सी। आरपीएससी, अब देखो अपन यहां तक करके छोड़ते हैं, आरपीएससी ये नहीं चाहती है कि बच्चे नौकरी लगे, और इनके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आरपीएससी चाहती है कि इनके ज्यादा से ज्यादा गलत हो, तो इसलिए वो ऐसे ट्विस्ट डालती है। लेकिन हमें आरपीएससी को चैलेंज करना है बेटा, एक एक क्वेश्चन सोच समझ कर करना,
हाल ही में न्यूज चल रही है 2021 की भर्ती रद्द कर दी गई है। आपके लिए ये बहुत ही गोल्डन चांस है। आप सीटें भी बढ़ी है, इसमें पद भी बढ़ा दिए गए हैं और 2021 की भर्ती भी रद्द की गई है। बहुत ही सतर्क तरीके से आपकी कॉपियां चेक होने जा रही है। जिस बच्चे ने ईमानदारी से 6 महीने भी ढंग से प्रयास किया है और ये कुछ हमारी मैराथन आ रही है, वो मैराथन भी वो ढंग से देख रहा है, तो उसका उद्धार होने वाला है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ कुछ ही क्वेश्चनों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शासकों को कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। शासकों को कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। ये कहां से आया है? ये मराठा साम्राज्य से आया है। जो मराठा टॉपिक है हमारे, उन मराठाओं से आया है। मराठा में पेशवा काल से पूछा गया है। पेशवा काल का संस्थापक कौन है? बालाजी विश्वनाथ। बिल्कुल सही है। पिक्चर आई थी अपने बाजीराव मस्तानी, उसके अंदर रणबीर कपूर के पापा का नाम क्या है? फिल्मों से अपन को आसानी समझ में आता है, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बेटे का नाम क्या है? बाजीराव। बिल्कुल सही है भाई। बालाजी विश्वनाथ के बाद में राजा कौन बने? बाजीराव। बाजीराव के बाद में राजा कौन बने? देखो ये पेशवा बहुत ही अच्छे, इन्होंने नाम अच्छे अच्छे रखे, ज्यादा कठिन रखे। यहाँ से बालाजी उठा लिया, यहाँ से बाजीराव, पोते का नाम रख दिया बालाजी बाजीराव। कौन सा? प्रियंका चोपड़ा वाला। फिर नेक्स्ट है, फिर थोड़ा सा ट्विस्ट डाला ताराबाई ने और फिर नाम क्या रखा? माधवराव। इसके बाद वाले राजा का नाम है नारायण राव। फिर इनको कोई नाम नहीं मिला, फिर अगले राजा का नाम क्या रख दिया? माधव नारायण राव। दोनों को मिला के कर दिया भाई, इनका भी तो मिला के लिखा था, तो फिर माधव बार फिर नारायण बार, फिर दोनों का मिला के बाद माधव नारायण। और फिर अंतिम राजा कौन हुआ पेशवाओं में? अंतिम पेशवा राजा नहीं, अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड। इनको नाम ही नहीं मिले और निकालने के लिए, क्योंकि उस समय गूगल एआई वगैरह तो थे नहीं, तो इस अनुसार इनका चलता है क्रमानुसार। ये फर्स्ट ग्रेड नेट तक में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, माधवराव, नारायण, माधव नारायण, फिर उसके बाद में बाजीराव सेकंड अंतिम पेशवा थे। तो अपने यहाँ सीरियल से लिखा गया है, तो अपना उत्तर होता है ABCD। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का मिश्रण है? हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि अकबर की मुस्लिम काल की इमारतों के अंदर भी कुछ बौद्ध साहित्य से रिलेटिव इमारतें का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर इसका उत्तर होता है पंचमहल, जो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी के अंदर निर्माण किया गया है पंचमहल का। उस पंचमहल के अंदर बौद्ध स्थापत्य कला का मिश्रण बताया जाता है। इस पंचमहल को हवा महल भी कहते हैं। ओके, अधिकतर आरपीएससी के तुक्का मारने की दृष्टि से देखें तो जहां ये ब्रैकेट बने हुए थे ना, वो उत्तर थोड़ा सटीक बैठता है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित, ये राजस्थान एकीकरण टॉपिक से आ रहा है, मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री का क्वेश्चन है, से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पुनः ध्यान से देखिए, सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कि 3 सही होंगे, एक सही नहीं होगा। सबसे राजस्थान एकीकरण का जो प्रथम चरण है वो है मत्स्य संघ, जिसको पहले नंबर पर रखा है। मत्स्य संघ में किस किस को मिलाया गया है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराणा, 3 ठिकाने थे, उनमें पहला ठिकाना जो अलवर में था, नीमराणा ठिकाना, उसको मिलाया गया है। तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में जो दूसरा चरण था उसका नाम था पूर्व राजस्थान, लेकिन उस चरण को यहाँ गायब कर दिया गया है, डायरेक्ट तीसरा चरण लिया गया है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में राजस्थान संघ व उदयपुर रियासत को मिलाया गया था, यानी कि दूसरे चरण को और उदयपुर को मिलाया गया था। बिल्कुल सही है ये भी। नेक्स्ट देखिए, वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान में ये चौथे नंबर का चरण है, यहाँ तीसरा है लेकिन वैसे चौथा चरण है। वृहत राजस्थान में संयुक्त राजस्थान यानी कि ये वाला भाग, और इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को मिलाया गया था। ये भी आपके बिल्कुल सही है, वृहत राजस्थान। फिर गलत कौन सा है? आ गया ये एक और ऑप्शन बाकी है, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। संयुक्त वृहत्तर राजस्थान के अंदर सिरोही व आबू दिलवाड़ा को छोड़कर, नहीं, संयुक्त वृहत राजस्थान या भी तो यहाँ पर 5वें नंबर का है। बीच में मैंने बताया पहला चरण है, तीसरा चरण है, बीच में एक चरण गायब है, फिर ये चौथा चरण है, फिर ये 5वां चरण है। नहीं, 5वें चरण के अंदर संयुक्त वृहत राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ को, वृहत राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ को मिलाया गया था। सिरोही आबू वाला चरण तो 6ठे चरण के अंदर इसको मिलाया गया था। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? ये वाला। अब हम केवल एकीकरण की डेट वगैरह याद करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा एकीकरण पूछ लिया गया है।
ठीक है, तो इसका उत्तर आपका है डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में, अंग्रेज सैन्य अधिकारी की बात हो रही है, जो अंग्रेजी सेना का अधिकारी था, कोटा के विद्रोहियों से मुक्त कराया गया, कोटा क्षेत्र को विद्रोहियों से मुक्त कराया गया। ये हमारी 1857 की क्रांति से पूछा गया है। यदि आपने ठीक से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि कोटा के अंदर सैनिक विद्रोह नहीं हुए थे 1857 की क्रांति, कोटा में जन विद्रोह हुआ था, और वो जन विद्रोह को दबाने के लिए ये बहुत ही बड़े स्तर पर कर लिया। तो जन विद्रोह करने वाले तो करे, लेकिन जनता को तो हानि हो रही थी। तो उस जन विद्रोह से किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने छुटकारा दिलाया था? मेजर H.G. रॉबर्ट्स ने दिलाया था। कुछ अंग्रेज भले भी थे जो हमारे बारे में सोचते थे। नेक्स्ट देखिए, रियासत, ये एक समाचार पत्र है, नामक समाचार पत्र में कौन से किसान आंदोलन की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई है? जलियांवाला बाग ये बहुत बड़ी घटना है, ये 1919 में अमृतसर के अंदर हुई थी। ऐसी ही घटना हमारे यहाँ क्या कहाँ हुई है? ऐसी ही घटना हमारे नीमूचना हत्याकांड में ऐसी ही सेम घटना हुई थी। यहाँ पर जनता केवल सुनने के लिए आई थी, सभा का आयोजन हो रहा था, अचानक उन पर गोलियां चलाई गई, जैसा जलियांवाला बाग में सेम घटना दोहराई गई। तो इस हत्याकांड को रियासत नामक समाचार पत्र में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इसे किसका दर्जा दिया? इसे किसकी तुलना की? जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना की। और इसे और भी क्या नाम दिया? इसे दोहरी डायरशाही का नाम भी दिया, दोहरी डायरशाही। आपकी ये भी पूछा गया है, महात्मा गांधी ने दोहरी डायरशाही किसी घटना को कहा है? नीमूचना हत्याकांड को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धैर्य बनाए रखिए, ओनली 5 क्वेश्चन शेष है हमारे। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? देखो, प्रजामंडल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हमारे 1936 में की गई, और इसके निर्माता कौन थे? मघाराम वेद। ओके, नेक्स्ट चलिए, राजस्थान की किस रियासत ने सबसे अंत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया? आपको पता है कि भारत जब आजाद होने के बाद में भारत एकीकरण का चल रहा था, भारत का एकीकरण किया जा रहा था, उस समय राजस्थान की रियासतों को मिलाया जा रहा था। तो उस रियासत में जो अंतिम रूप से हस्ताक्षर कौन सी रियासत ने किए थे? धौलपुर ने किए थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, बिजोलिया किसान आंदोलन के आरंभ होने के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? बिजोलिया किसान आंदोलन, देखो ये सबसे बड़ा किसान आंदोलन चला है, वो बिजोलिया किसान आंदोलन चला है। इसमें दो तो राजा ही पलट गए थे। तो जब यह आंदोलन शुरू हुआ था, आरंभ हुआ था, उस समय इसके राजा कौन थे? फतेह सिंह। ओके, कृष्ण सिंह बाद में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, मत्स्य संघ, वही राजस्थान एकीकरण से पुनः क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री, मत्स्य संघ जो कि राजस्थान एकीकरण के अंदर पहला चरण था, उस एकीकरण के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शोभाराम कुमावत जी के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, पहचानिए इनको। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी। बिल्कुल सही बात है, शोभाराम कुमावत पेशे से वकील थे, लेकिन असहयोग आंदोलन में गांधी जी का इन्होंने बिल्कुल सहयोग किया, और उस सहयोग करने के कारण इनको अपनी वकालत ही छोड़नी पड़ी। देखो, ऐसे ऐसे देशभक्त थे, इतनी मेहनत से पढ़े लिखे, इतने ऊपर पद तक आए, लेकिन देश के नाम पर इन्होंने अपनी नौकरी तक को छोड़ दिया। तो ये भी आपका बिल्कुल सटीक है। नेक्स्ट देखिए, वह हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में, आपको पता है हीरालाल शास्त्री भी बहुत बड़े मंत्री थे, हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य भी रहे। ये भी बात बिल्कुल सही है शोभाराम कुमावत के संदर्भ में कि इनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे। तो अपने यहाँ पर क्या पूछ रहा है? सही विकल्प, पुनः से देख लेना एक बार, सही पूछ रहा है, तो दोनों सही है, तो दोनों सही है, तो दोनों सही कहाँ है? ए व बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट, 1945 का S.A. सुधारकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है? S.A. सुधार के ये समितियां बनाई गई थी, तो किस रियासत से संबंधित है? ये जोधपुर रियासत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा अंतिम क्वेश्चन है, देखिए, एक आंदोलन चलाया गया था, किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्य करते?
हम ये पढ़ लेते हैं, एक ये आंदोलन किसने चलाया? मोतीलाल तेजावत ने। किस जाति के संदर्भ, किस जाति के भले के लिए चलाया? भील जनजाति। जो भील जनजाति पर अत्याचार हो रहे थे, उस भील जनजाति को उन अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए और उन्हें उन्हीं के हक वापस दिलाने के लिए, इन्हें वन जनजाति भी कहते हैं, ये वनों में निवास करते थे, तो उन वनों पर सरकार अपना कब्जा कर लेती है, इनसे इनके हक छीन लिए जाते हैं, तो इनको वापस इनके हक दिलाने के लिए कौन लड़ रहा है? मोतीलाल तेजावत जी लड़ रहे हैं। और इन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत करी, उस आंदोलन का नाम क्या है? एक ही आंदोलन। लेकिन ये पूछ रहा क्या है? किस राजपूत ठिकाने के? भाई इस आंदोलन को प्रारंभ करने से पहले वह कहाँ किसके कामदार के पद पर थे? ये जाडोल के कामदार के पद पर थे। एक वेरी मोस्ट बात, मोतीलाल तेजावत की जाति तक पूछी गई है। मोतीलाल तेजावत किस जाति के थे? मोतीलाल तेजावत ओसवाल जाति के थे। अब हमने तो ओसवाल के नाम से केवल साबुन जानते हैं। ओसवाल जाति का मतलब है, ओसवाल जाति होती है जैन धर्म में। कौन होते हैं? जैन। जो जैनी होते हैं उनमें एक गोत्र होता है, वो ओसवाल लगाते हैं। तो मोतीलाल तेजावत कौन थे? जैन थे। जैन हो तेसम हो, ये देखो इन्होंने किसका साथ दिया है? भीलों का। ओके, थैंक यू। आपका आज का अंतिम क्वेश्चन होता है। वॉच करने के लिए थैंक यू। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें।